हाय साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस 1240 में। पहले साथियों, आप सभी का ये पहला क्लास है ऑनलाइन हिंदी का। पहला चैप्टर हम लोग आज देखने जा रहे हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, क्योंकि उन्हें भी आसानी से ये वीडियो मिल जाए। प्यारे साथियों, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे बिहार बोर्ड हिंदी कक्षा 10वीं गोधरी भाग 2 और गद्यखंड हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे? गद्यखंड पढ़ेंगे और बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का। और हमारे संस्थान में ऑफलाइन क्लास की भी सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप सभी डेमो लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए हमारे कॉन्सेप्ट टीम से। तो चलिए आज हम लोग इस ऑनलाइन सेशन में देखेंगे हिंदी का पहला चैप्टर। तो आप सभी को पता होगा पहला चैप्टर का नाम क्या है। ये आप सभी देखे होंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, आप सभी समझने का कोशिश कीजिए और अभी हम लोग देखेंगे इनका जो लेखक है, इनके लेखक के बारे में। प्यारे साथियों, देखिए, जाति प्रथा और श्रम विभाजन का जो लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, चलिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एक बार। ठीक है, आप सभी वीडियो में बने रहिए। देखिए, गहरा ध्यान से देखिए। इसमें से जो है हम लोग अभी जो देखेंगे लेखक का परिचय हम लोग देखेंगे। देखिए, लेखक का परिचय में क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लोग इनके कुछ परिचय देखेंगे। जैसे लेखक का परिचय कह रहे हैं, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के महू में इसका जन्म हुआ था। कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन चले गए। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था 1891 ईस्वी को। लेकिन ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क, फिर अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन चले गए थे। कह रहे हैं कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी कि प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जब पढ़ाई वकालत करने के बाद वो राजनीति में शामिल हुआ और राजनीति में शामिल होने के साथ ही उन्होंने अछूत स्त्री और मजदूर और मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए थे। इसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो निधन था 6 दिसंबर 1950 ईस्वी में हो गया था। 6 दिसंबर 1950 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। चलिए अब हम लोग देखेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रमुख रचना क्या है? कह रहे हैं कि प्रमुख रचना द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया का रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। देयर मैकेनिज्म और जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, annihilation of the caste, the untouchables, who are the इत्यादि। ये सभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ रचना है। पाठ का परिचय हम लोग देख लेते हैं। कह हैं प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का अंश है। प्यारे बच्चों, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? कविता, कहानी, भाषण, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। एक प्रकार से ये जो थे ये भाषण था। क्या था? भाषण था और इन्हें लिया गया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया? तो आप सब याद रखेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था। और एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट जो है ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। अगला कहता है कि इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता,
सामाजिक और सद्भावना, समरसता और मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। यानी कि इस अध्याय में जो हम लोग देखेंगे इसमें से कह रहे हैं कि जो मानवीय है और सामाजिक है और सद्भावना है, समरसता है और मानवीय गुणों के विकास के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे इस पाठ के बारे में। देखिए इस पाठ में हम लोग क्या देखेंगे। देखिए इस पाठ में क्या है, कह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया है। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस अध्याय में जाति के आधार पर लोगों में जो भेदभाव किया जाता है इसके बारे में अपना विचार प्रकट किया है। कह रहे हैं कि उनका कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। कहते हैं आज के युग में कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उसके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। उन लोगों के लिए जो लोग जातिवाद का पोषण करते हैं, जातिवाद का कटु समर्थक है, उन लोगों का कहना है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। कह रहे हैं क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। आगे बढ़ते देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है। आगे में देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि लेकिन लेखक की आपत्ति यह है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद जो है क्या है कि जातिवाद जो होता है कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले चुके हैं। ये आपत्ति है। कह रहे हैं कि श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। यानी कि श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए अति आवश्यक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यक है, तो आप बोलेंगे श्रम विभाजन आवश्यक है। कहते हैं परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत की जो जाति प्रथा है वो क्या करता है, जो श्रमिकों को है वो अस्वाभाविक विभाजन करता है। उनके स्वभाव पर ध्यान नहीं देते, बिना स्वभाव का मतलब उनका विभाजन कर देता है। और इस विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दे देते हैं। यानी कि जाति प्रथा में श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो होता ही है, साथ ही साथ उन्हें ऊंच नीच का भी करार दे दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका सारांश है उस चैप्टर का, मेन पॉइंट है। ठीक है, और सारांश लिखने के लिए कई बार पूछा जाता है तो आप इस तरह लिखेंगे। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, कहने कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है। कह रहा है जाति प्रथा को अगर हम श्रम विभाजन मान भी लें तो यह स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं स्वाभाविक है? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर निर्भर नहीं है। कह रहे क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। जाति प्रथा में जो लोगों का विभाजन किया गया है वो मनुष्य की रुचि पर नहीं है और ना ही मनुष्य के स्वभाव पर है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। कह रहे इसलिए अगर सक्षम समाज है, अच्छा समाज है, सभ्य समाज है, तो उनमें से व्यक्ति को अपने रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य को चयन करने यानी चुनने का योग्य बनाना चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पैसा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी कि हम लोगों के यहाँ जो जाति प्रथा है इसमें क्या होता है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार बच्चों का पैसा निर्धारित करने के लिए मजबूर किया जाता है। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे का जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती है बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को
एक ही पैसे में बांध देती है। यानी कि जाति प्रथा जो होता है वो दोषपूर्ण तो है ही, क्योंकि लोगों को जीवन भर के लिए वो एक पैसे में ही क्या करती, बांध देती है। इसके कारण यदि किसी कह रहे उद्योग धंधों तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावे कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि खास पैसे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। यानी कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि वो प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए हमेशा एक पैसे में बांध देती है। चाहे लोग भूखे मरने योग्य हो जाए, फिर भी विषम परिस्थिति में भी वो अपना पैसा नहीं बदल सकता है, ये कह रहा है, और वो बेरोजगार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कहते हैं जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। यानी जाति प्रथा में जो श्रम का विभाजन हुआ है वो किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। तो कह रहे हैं कि जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर नहीं बल्कि अरुचि पर निर्भर है, और इसमें मनुष्य को विवश होकर चालू काम, व्यवस्थाग्रस्त काम करना पड़ता है, जिसके वजह से व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति ये सब उनका दबा दिया जाता है। तो इस प्रकार जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा का रूप है। और देखिए थोड़ा सा पॉइंट है, कह रहे समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें समानता, समता, भातृत्व को महत्व दिया जाता है। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सभ्य समाज उसे कह सकते हैं जब, या आदर्श समाज उसे कह सकते हैं जिसमें लोग स्वतंत्र हो, लोगों में समानता हो, लोगों में भातृत्व हो, भाईचारे का गुण हो, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, आदर्श समाज कह सकते हैं। कई बार प्रश्न पूछता है कि आदर्श समाज के लिए क्या आवश्यक है। आदर्श समाज के लिए हमें 3 चीज़ आवश्यक है, स्वतंत्रता, समता और भातृत्व। ये 3 चीज़ जिस समाज में आ जाएगा वो समाज आदर्श समाज और सभ्य समाज कहलाएगा। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। मिलते हैं इसका पार्ट 2 लेकर, जिसमें कि हम इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में जाति प्रथा और श्रम विभाजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कराने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।